नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष को कवर कर रहे हैं और इसमें प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास को हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इसके क्रम में हम लोगों ने गुप्त काल तक की चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आज की वीडियो में गुप्तोत्तर काल को देखेंगे। यहाँ पे गुप्तोत्तर काल को देखने के साथ साथ गुप्तोत्तर काल में हुए एक त्रिपक्षीय संघर्ष को भी इसमें शामिल किया गया है। उसको कंप्लीट करने के बाद अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले गुप्तोत्तर काल के बारे में। गुप्तोत्तर काल के बारे में बात करें तो गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात पुनः भारतीय राजनीति में विभाजन और विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया। तो जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, जब तक गुप्त साम्राज्य था तब तक केंद्रीकृत सत्ता थी भारत में। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो भारत में राजनीतिक विभाजन, छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और राजनीतिक विकेंद्रीकरण भी हुआ। छोटे छोटे राज्यों का उदय होना प्रारंभ हो गया। तो इसी क्रम में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। तो छोटे छोटे राज्यों का जब उदय हुआ तो आधुनिक उत्तर प्रदेश के कन्नौज का मौखरी वंश इन्हीं में से एक था। तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी एक वंश का उदय होता है, उसका नाम था मौखरी वंश। और वो जो उत्तर प्रदेश में उदय हुआ जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का नाम है कन्नौज। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मौखरी वंश का उदय हुआ गुप्त काल के बाद। जब गुप्त काल का समाप्ति हुआ, गुप्त वंश की समाप्ति हुई तो भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया। इसी क्रम में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और इन्हीं छोटे छोटे राज्यों के उदय के क्रम में आधुनिक उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मौखरी वंश का उदय होता है। मौखरी वंश गुप्तों के सामंत थे। जो मौखरी थे वो गुप्तों के सामंत रहा करते थे। इसके बारे में जानकारी के लिए जो प्रमुख स्रोत हैं उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हरहा अभिलेख की बात करें। ये बाराबंकी जिला में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बाराबंकी जिला में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला से प्राप्त है एक हरहा अभिलेख। ये मौखरी वंश के जानकारी हमें देता है। मौखरी वंश के बारे में जानकारी हमें कुछ न कुछ प्रदान करता है हरहा अभिलेख। इसको याद रखिएगा, कहाँ से मिला है? बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। दूसरे अभिलेख की बात करें जो कि मौखरियों के बारे में जानकारी देते हैं हमें, वो है सोहनाग अभिलेख। सोहनाग अभिलेख है, क्या है? सोहनाग अभिलेख है। ये देवरिया जिला उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। कहाँ से मिला है? देवरिया जिला उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। उसके बाद अगले जो स्रोत है, अगला स्रोत की बात करें तो वो है भिटौरा से प्राप्त मुहरें। ये भी हमें क्या देती हैं? मौखरी वंश के बारे में जानकारी हमें देती हैं। तो ये तीन प्रमुख ऐसी जानकारियां हैं, तीन प्रमुख ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें मौखरी वंश की जानकारी प्राप्त होती है। वो है हरहा अभिलेख जो कि बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश से मिला है। उसके बाद सोहनाग अभिलेख है जो कि देवरिया जिला उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। फिर भिटौरा से प्राप्त हुई मुहरों से भी जानकारी हमें मिलती है। किसके बारे में? मौखरी वंश के बारे में। मौखरी कौन थे? गुप्तों के सामंत थे। हरहा अभिलेख के बारे में कुछ अगर बात करें तो इसमें प्रथम 4 राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। जो मौखरी वंश है, मौखरी वंश के प्रथम 4 राजाओं के उल्लेख हरहा अभिलेख से मिलते हैं। तो याद करिएगा, कभी अगर आपसे ये पूछ ले कि मौखरी वंशों की, जो मौखरी वंश है इनके राजाओं, प्रथम 4 राजाओं के उल्लेख कहाँ से मिलते हैं, तो आपको बताना है हरहा अभिलेख से मिलते हैं। तो ये प्रथम 4 राजा कौन है? हरिवर्मा है। उसके बाद दूसरे जो राजा हैं वो आदित्य वर्मा है, फिर ईश्वर वर्मा, फिर ईशान वर्मा। ये क्रम से 4 राजा हैं जिनके बारे में जानकारी हमें हरहा अभिलेख से मिलती है। हरहा अभिलेख कहाँ से मिला है? देवरिया जिला, ये बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश से मिला है। याद रखिएगा, हरहा अभिलेख जो है बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश से मिला है। इस अभिलेख से हमें मौखरी वंश के प्रथम 4 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। वो राजा है हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, और जो अगला है वो है, जो चौथे हैं वो ईशान वर्मा है। उसके बाद इस अभिलेख से एक जानकारी और मिलती है कि ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा ने इससे जानकारी नहीं मिलती है। इस अभिलेख के बारे में अगर बात करें तो ये अभिलेख किसने खुदवाया था? तो ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा ने ये अभिलेख खुदवाया था। तो याद रखिए, जो हरहा अभिलेख है जो कि देवरिया जिला उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, इसको खुदवाया किसने था? तो ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा ने इसे खुदवाया था।
आगे बात करें तो सबसे प्रतापी शासक इस वंश का कौन था। अगर मौखरी वंश के सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो ये सर्ववर्मा इसके सबसे प्रतापी शासक था इस वंश का। इसने मगध को मौखरी वंश के अधीन लाया था। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद रखिएगा कि मगध को, जो मगध राज्य है बिहार में जो मगध स्थित था, उसको मौखरियों के अधीन लाया गया था कुछ समय के लिए। तो मौखरियों के अधीन मगध को कौन लाया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। सर्ववर्मा ने, सर्ववर्मा ने, जो कि मौखरी वंश का शासक था, कन्नौज का शासक था, ये मगध को मौखरियों के अधीन लाया था। याद रखिएगा, ये कौन राजा है, सर्ववर्मा, मौखरी वंश के सबसे प्रतापी शासक हैं ये। इनके बारे में, और इनके बाद जो राजा बना वो अवंती वर्मा। इनके बाद अवंती वर्मा इसका उत्तराधिकारी था। जो सर्ववर्मा है, सर्ववर्मा के उत्तराधिकारी कौन थे, अवंती वर्मा। और अवंती वर्मा का उत्तराधिकारी कौन था, सर्ववर्मा के बाद कौन, सर्ववर्मा का उत्तराधिकारी अवंती वर्मा था, और अवंती वर्मा का उत्तराधिकारी था गृहवर्मा। कौन था, गृहवर्मा, याद करिएगा। तो इसका उत्तराधिकारी गृहवर्मा था। गृहवर्मा के बारे में अगर बात करें तो इसका विवाह थानेश्वर नरेश प्रभाकर वर्मा की कन्या राजश्री के साथ हुआ था। तो ये जो गृहवर्मा है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिए महत्वपूर्ण हो सकता है, कभी न कोई सवाल हल करने में ये मदद कर सकता है। तो याद रखिएगा, जो गृहवर्मा है ये अवंती वर्मा के क्या थे, उत्तराधिकारी थे। अवंती वर्मा किसके उत्तराधिकारी थे, अवंती वर्मा थे सर्ववर्मा। पर सर्ववर्मा सबसे प्रतापी शासक थे। उसके बाद सर्ववर्मा के बाद आते हैं अवंती वर्मा। अवंती वर्मा के बाद आते हैं ये गृहवर्मा। याद रखिएगा, गृहवर्मा, इनका विवाह थानेश्वर नरेश प्रभाकर वर्मा की कन्या राजश्री के साथ हुआ था। अब गृहवर्मा के बारे में एक बात करें तो इनकी हत्या, गृहवर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने की, और यहीं से मौखरी का अंत हो गया। तो गृहवर्मा की हत्या किसने की, ये मालवा के शासक मालवा नरेश देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या की, और यहीं से मौखरियों का अंत होता है। अब हम लोग बात करेंगे थानेश्वर का वर्धन वंश। थानेश्वर का वर्धन वंश ये भी गुप्तोत्तर काल के, मतलब गुप्तोत्तर काल में, यानी कि गुप्तों के काल के बाद अस्तित्व में आता है। तो इनकी जानकारी की जो प्रमुख स्रोत हैं अगर बात करें तो ये बंसखेड़ा का लेख, याद रखिएगा बंसखेड़ा लिखा हुआ है। ना समझ में आ रहा हो तो आवाज़ से आप समझ जाइए कि बंसखेड़ा लिखा हुआ है, सुन लीजिए। ये बंसखेड़ा है, इसके जो प्रमुख स्रोत हैं, प्रमुख स्रोतों में एक तो है बंसखेड़ा का अभिलेख और दूसरा है मधुबन का लेख। बंसखेड़ा का लेख और मधुबन का लेख ये थानेश्वर का वर्धन वंश के प्रमुख स्रोत हैं, इनकी जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। बंसखेड़ा के लेख की अगर बात करें थोड़ी सी तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि बंसखेड़ा का लेख कहाँ पर स्थित है तो आपको बताना है शाहजहांपुर जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश की। राज्यवर्धन द्वारा मालवा, एक बार रहने दीजिए मालवा को, तो राज्यवर्धन द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त पर विजय का जिक्र है। तो राज्यवर्धन ने क्या किया था, राज्यवर्धन ने मालवा पर विजय हासिल किया था। राज्यवर्धन द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त पर विजय का जिक्र है इसमें। कुल मिला के कहना ये है कि एक राजा है राज्यवर्धन, उन्होंने कहाँ के शासक, मालवा के शासक देवगुप्त पर क्या किया, विजय प्राप्त किया, इनको हरा दिया और खुद जीत गए। तो इसका जिक्र हमें मिलता है बंसखेड़ा का लेख में। तो यही लिखा हुआ है कि राज्यवर्धन द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त पर विजय का जिक्र है इसमें। आगे बात करें तो गौड़ शासक शशांक द्वारा धोखे से राज्यवर्धन की हत्या का भी जिक्र है। तो राज्यवर्धन की हत्या धोखे से की गई गौड़ शासक शशांक के द्वारा, इसका भी जिक्र बंसखेड़ा अभिलेख में मिलता है। मधुबन अभिलेख की बात करें तो हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंडा नामक ग्राम को दान में देने का विवरण यहाँ से प्राप्त होता है। तो हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति के सोनकुंडा नामक ग्राम को, श्रावस्ती भुक्ति में एक सोनकुंडा नामक ग्राम था, इसको दान में देने का विवरण मिलता है मधुबन अभिलेख से। आगे बात करें तो वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो था हर्षवर्धन। आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वर्धन वंश के बारे में।
तो कौन सबसे प्रतापी शासक था? तो हर्षवर्धन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अगर इस वंश की हम लोग किस वंश की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं जो थानेश्वर का वर्धन वंश है, यानी कि जिसके प्रतापी सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन थे, उस वंश की बात हो रही है। तो इसका सबसे प्रतापी शासक कौन थे? ये हर्षवर्धन थे। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हम लोगों को हर्षवर्धन के बारे में जाननी चाहिए। तो शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया। तो अब एक पॉइंट इसके बारे में और याद रखिए ये हर्षवर्धन के बारे में कि हर्षवर्धन ने शशांक को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि शशांक को हरा करके इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। किसने? हर्षवर्धन ने, वर्धन वंश के सबसे प्रतापी शासक। आगे बात करें तो इनके शासनकाल के दौरान, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष, एक मिनट, इस पॉइंट में कुछ चीज छूट रहा है, आगे पहले इसको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ से इसके नीचे जो छूट रहा है, तो अगर हम लोग बात करें शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। किसने? हर्षवर्धन ने। इसके बाद इसने थानेश्वर के बजाय कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। तो इससे पहले हम लोग कह रहे हैं कि थानेश्वर के वर्धन वंश, हम लोग क्या हेडिंग क्या है हम लोगों का, वापस चलिए अगर देखते हैं तो हम लोग कह रहे हैं थानेश्वर का वर्धन वंश। तो कुल मिला के हम लोग थानेश्वर के केंद्र में रख के कह रहे हैं कि थानेश्वर इनका जो था सब कुछ वो थानेश्वर था, लेकिन थानेश्वर उनकी राजधानी थी। अब क्या हुआ, जब हर्षवर्धन शासन में आए तो इन्होंने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और कन्नौज पर अधिकार करने के बाद इन्होंने थानेश्वर से अपना केंद्र चेंज करके क्या कर दिया? कन्नौज में स्थापित कर दिया। यानी कि अपने जो इनकी राजधानी थी, राजधानी थानेश्वर से चेंज करके इन्होंने कन्नौज में अपनी राजधानी को स्थापित कर दी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा इस वंश के बारे में कि हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया और थानेश्वर के बजाय कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। अब इनके बारे में हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट इनके बारे में ये कहता है कि इनके शासनकाल के दौरान प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि इसके शासनकाल में, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रति 5 वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। इस आयोजन में बुद्ध के अतिरिक्त शिव और सूर्य की पूजा की जाती थी। तो इस बात को भी याद रखिएगा, जो कि महामोक्ष परिषद आयोजित किसके द्वारा किया जाता था? हर्षवर्धन के द्वारा। कहाँ पर? प्रयाग में। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद। इस आयोजन में किसकी पूजा की जाती थी? बुद्ध, सूर्य और शिव। याद रखिएगा, तीनों की पूजा, जिनकी पूजा होती थी, बुद्ध की पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी और सूर्य की, तीनों की पूजा होती थी इस महामोक्ष परिषद में। फिर से याद रखिए इसको कि महामोक्ष परिषद का आयोजन कराया जाता था हर्षवर्धन के द्वारा प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में। इसके बाद इस आयोजन में बुद्ध के अतिरिक्त शिव और सूर्य की पूजा की जाती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा। अब बात करें, वेनसोंग स्वयं छठे समारोह में शामिल हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि वेनसोंग जो हर्षवर्धन द्वारा महामोक्ष परिषद आयोजित किया जाता था, तो वेनसोंग किस आयोजन में सम्मिलित हुआ था? तो वो छठे आयोजन में सम्मिलित हुआ था। या फिर कह लें कि कौन विदेशी यात्री महामोक्ष परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो वो वेनसोंग इस महामोक्ष परिषद में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। तो याद रखिएगा, वेनसोंग स्वयं छठे समारोह में शामिल हुआ था। इसने कहा था, इन्होंने लिखा है कि 8 अधीन देशों के राजा यहाँ पर उपस्थित हैं। तो छठे ये महामोक्ष परिषद में ये उपस्थित था। उस महामोक्ष परिषद के बारे में ये लिख रहा है कि यहाँ पे 18 अधीन देशों के राजा यहाँ पर उपस्थित हैं। कहाँ पर? महामोक्ष परिषद के आयोजन में।
बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा। महामोक्ष परिषद का आयोजन कौन करता था? हर्षवर्धन करता था। कितने वर्षों में करता था? 5 वर्षों में करता था। कहाँ पर करता था? प्रयाग में करता था। यहाँ पे किनकी पूजा की जाती थी? बुद्ध के अतिरिक्त शिव और सूर्य की पूजा की जाती थी। इनमें कौन विदेशी यात्री इसमें शामिल हुआ था? वेनसोंग शामिल हुआ था। वेनसोंग ने क्या लिखा है? वेनसोंग ने लिखा है कि 18 अधीन देशों के राजा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इतनी चीज़ें हैं दूसरे पॉइंट में। अगले पॉइंट की बात करें तो इन्होंने 2 नाटक भी लिखा है, याद रखिएगा। हर्षवर्धन ने 2 महत्वपूर्ण नाटक की भी रचना की है, इसको भी याद रखिएगा। ये है, एक तो है प्रियदर्शिका और दूसरा है रत्नावली। प्रियदर्शिका और रत्नावली ये पूछ सकता है किसी भी तरह से, या सुमेलित करने के लिए या फिर प्रश्न के रूप में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की है या फिर हर्षवर्धन ने किसकी रचना की थी। तो याद रखिएगा, प्रियदर्शिका और रत्नावली की रचना हर्षवर्धन ने की थी। आगे बात करें तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति में हर्ष को क्या कहा गया है? हर्ष को कहा गया है सकलोत्तरापथेश्वर। सकलोत्तरापथेश्वर कहा गया है। याद रखिएगा, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में या ऐहोल प्रशस्ति लेख में हर्ष को सकलोत्तरापथेश्वर कहा गया है। इसका अर्थ है संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन को संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी कहाँ पर कहा गया है? किस अभिलेख में कहा गया है? तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति में कहा गया है। यानी कि ऐहोल प्रशस्ति में हर्षवर्धन को संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी कहा गया है, अर्थात सकलोत्तरापथेश्वर कहा गया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ें तो देखते हैं कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम था? बाणभट्ट। याद रखिएगा, बाणभट्ट ने हर्षचरितम की रचना की थी। बाणभट्ट ने किसकी रचना की थी? बाणभट्ट ने हर्षचरितम की रचना की थी। हर्षचरितम में है क्या कि तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रम, प्रशासन और समाज की जानकारी मिलती है। कहाँ से? हर्षचरितम में। और हर्षवर्धन के यानी कि हर्षवर्धन के समाज, उसके राजनीतिक, उसके प्रशासन की जानकारी मिलती है हर्षचरितम से। और इसको लिखा किसने है? बाणभट्ट ने लिखा है। ये कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। आगे बढ़ें। चीनी यात्री वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। सवाल पूछे जाते हैं कि किसके शासनकाल में चीनी यात्री वेनसोंग भारत आया हुआ था? तो चीनी यात्री वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और 629 से 645 ईस्वी तक यहाँ पर रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। ठीक, इसने अपनी पुस्तक CU ये भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है कि हर्षवर्धन के समय में आया हुआ चीनी यात्री वेनसोंग की पुस्तक का क्या नाम है? तो CU इसके पुस्तक का नाम है। वेनसोंग की पुस्तक का याद रखिए। ऐसा सवाल पूछा जाता है कि वेनसोंग की यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? तो आपको बताना है CU। और इसमें, इस पुस्तक में इन्होंने भारत के लिए ईनतू या थिएन तून शब्द का प्रयोग किया है। तो याद रखिएगा, ऐसा भी सवाल पूछा गया है कि वेनसोंग ने अपनी पुस्तक में, या तो वेनसोंग अपनी पुस्तक CU में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो आपको बताना है यीनतू या थिएनतून, इस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया है। या वेनसोंग ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो यीनतू शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह से सवाल बनाए गए हैं। हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्र का निर्माण हेतु प्रसिद्ध था। तो सूती वस्त्र के निर्माण हेतु मथुरा जो है वो मथुरा जो है सूती वस्त्र निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण केंद्र था मथुरा। याद रखिएगा कि हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्र निर्माण का केंद्र क्या था? कौन था? तो मथुरा। याद रखिएगा। हर्षवर्धन के समय कन्नौज एक प्रसिद्ध नगर था। हर्षवर्धन के समय कन्नौज एक प्रसिद्ध नगर था। इसका चतुर्दिक यानी कि चारों तरफ इसका विकास हुआ, मतलब कि सभी दिशाओं में, राजनीतिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इसका विकास हुआ कन्नौज का। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? महोदया या महोदय श्री कहा जाता है। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि कन्नौज को
किस नाम से जाना जाता था हर्ष काल में, या फिर वर्धन वंश में कन्नौज को किस नाम से जाना जाता था? तो आप याद रखिए, कन्नौज को महोदय श्री या फिर महोदया के नाम से जाना जाता था। उल्टा करके सवाल आपसे पूछ सकता है कि महोदय श्री या महोदया के नाम से वर्धन वंश में किस क्षेत्र को जाना जाता था? तो आपको कहना है कन्नौज को जाना जाता था। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अब बात करें हम लोग थोड़ी सी यशोवर्मन के बारे में। यशोवर्मन की बात करें तो हर्ष की मृत्यु के बाद लगभग 75 वर्षों तक कन्नौज का इतिहास क्या रहा? अंधकार में रहा। कुछ पता नहीं चलता है लगभग 75 वर्षों तक, कुछ खास देखने को नहीं मिलता है भारतीय इतिहास में, मतलब उत्तर भारत के इतिहास में, कन्नौज का इतिहास खासकर ये जो कन्नौज का इतिहास रहा वो शून्य हो गया, मौन हो गया था। कब तक? 75 वर्षों तक लगभग। किसके मृत्यु के बाद? हर्ष की मृत्यु के बाद। इसके बाद कन्नौज के राज सिंहासन पर यशोवर्मन आसीन हुआ। इसके बाद यशोवर्मन आसीन होता है। इस शासक के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? वाकपति के गौडवहु नामक प्राकृतिक भाषा में लिखा गया एक काव्य है, इससे जानकारी मिलती है इस शासक के बारे में, यशोवर्मन के बारे में। तो यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है वाकपति के गौडवहु नामक प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ काव्य से। इसके समय में चाओ हुई या हुई चाओ, इसको याद रखिएगा नाम को। चाओ हुई या फिर हुई चाओ नामक चीनी यात्री भारत आया था। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ से सवाल शायद पूछे गए होंगे या तो, लेकिन हमारे नज़र में नहीं है, तो सवाल पूछे भी गए होंगे लेकिन पूछे जाने के चांसेस बने रहेंगे। इसके समय में चाओ हुई या हुई चाओ नामक चीनी यात्री भारत आया हुआ था, याद रखिएगा। वेनसोंग और उससे पहले एक और समुद्रगुप्त के समय में आए थे, उनके बारे में, उन दोनों के बारे में वो सवाल बनाए गए हैं, पूछे गए हैं। अधिकतर इनके बारे में अगर पूछा भी गया होगा तो कम किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए होंगे, तो इनसे सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं। यशोवर्मन के समय में आए थे, चाओ हुई या हुई चाओ इनका नाम था, चीनी यात्री थे ये यशोवर्मन के काल में आए हुए थे। संस्कृत के महान नाटककार भवभूति, संस्कृत के महान नाटककार भवभूति इनके दरबार में रहते थे। किनके दरबार में? यशोवर्मन के दरबार में। याद रखिएगा, संस्कृत के महान नाटककार भवभूति किसके दरबार में रहते थे या किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा, यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। भवभूति ने 3 प्रसिद्ध नाटक ग्रंथों की रचना की थी। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं, याद रखिएगा। इनको पूछ सकता है कि इनकी रचना किसने की थी? तो ये तीनों नाटक थे मलती माधव, एक तो है मलती माधव, दूसरा है उत्तर रामचरित और तीसरा है महावीर चरित। ये तीनों नाटक हैं किसके द्वारा? भवभूति के द्वारा रचित किए गए नाटक हैं। भवभूति कौन थे? ये यशोवर्मन के दरबारी कवि थे, एक महान नाटककार थे, संस्कृत के महान नाटककार थे। याद रखिएगा, इनके तीनों जो नाटक हैं वो मलती माधव है, उत्तर रामचरित है और महावीर चरित है। और ये जो यशोवर्मन है, यशोवर्मन शैव धर्म का अनुयायी था, ये भी याद रखिएगा, शैव धर्म का अनुयायी था। अब हम लोग बात करें त्रिपक्षी या त्रिदली या त्रिकोणी या त्रिपक्षीय संघर्ष, कोई भी नाम ले ले, ये त्रिपक्षीय संघर्ष है। 3 राजवंशों का लड़ाई था कन्नौज को लेकर। वो कौन कौन से राजवंश थे? पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन तीनों राजवंशों के बीच में युद्ध होता रहा, संघर्ष होता रहा कन्नौज पर शासन करने के लिए, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं। यशोवर्मन की मृत्यु के कुछ समय पश्चात कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 शक्तिशाली राज्यों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसी संघर्ष को त्रिदली, त्रिकोणी या त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो इस संघर्ष में जो शामिल हुए थे राजा, उनकी बात हो रही। तो पाल वंश के कौन कौन से राजा इस संघर्ष में शामिल हुए थे? धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल व नारायणपाल। ये सभी राजा पाल वंश से संबंधित हैं और इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, त्रिपक्षीय संघर्ष किया हुआ था। गुर्जर प्रतिहार वंश के कौन कौन से राजा थे? ये था वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज तथा महेंद्रपाल। ये सभी गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा हैं जो कि
ये कन्नौज के विजय के लिए, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो इनके कौन कौन से राजा त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए थे, वो हैं ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्मन प्रथम तथा कृष्ण द्वितीय। ये सभी राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, जो कि ये तथा लिखा हुआ है, ठीक है, तथा है, तथा कृष्ण द्वितीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो राजवंश भी याद रखिएगा, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट याद रखिएगा। और इनके जो राजा थे जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, इसके बारे में भी याद रखिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष किस पर विजय प्राप्त करने के लिए हो रहा था? त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था कन्नौज पर विजय प्राप्त करने के लिए। लगभग 200 वर्षों तक चले इस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहारों की विजय हुई। तो इसमें जो गुर्जर प्रतिहार हैं, जो ये हैं, जिसमें वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज तथा महेंद्र पाल ने युद्ध लड़ा है त्रिपक्षीय संघर्ष में, तो उसी वंश का यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम रूप से विजय हुआ। अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार का विजय हुआ किस पर? कन्नौज पर, यानी कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष में। आगे बात करें तो गुर्जर प्रतिहार का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार जो है, ये जो मिहिर भोज है, ये सर्वश्रेष्ठ शासक था, सबसे प्रतापी शासक था इस वंश का, मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश का। ये कौन था? वैष्णव धर्म का संस्थापक, मतलब कि संरक्षण था। वैष्णव धर्म का संरक्षण या संरक्षक था मिहिर भोज। इसकी उपाधि क्या है? उसकी उपाधि आदि वराह, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदि वराह किसकी उपाधि है? मिहिर भोज की उपाधि है। मिहिर भोज किस वंश का शासक है? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। तो आदि वराह इसकी उपाधि थी। इसके शासन काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। सुलेमान कहाँ का था? वो अरब यात्री था। किसके शासन काल में आया था? मिहिर भोज के शासन काल में आया था। अरब यात्री याद रखिएगा, अरब यात्री मिहिर भोज के शासन काल में आया था। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का एक प्रतापी राजा था। अब हम लोग बात करें गढ़वाल वंश को, या तो हम लोग बात करें राठौर वंश की, राठौर या फिर गढ़वाल वंश की बात करेंगे। तो गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद लगभग 1090 ईस्वी के आसपास, किसी स्रोत में आपको 1080 ईस्वी मिलेगा, तो ज़्यादातर जो सही निकलेगा वो 1090 ईस्वी सही निकलेगा। तो गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद लगभग 1090 ईस्वी के आसपास गढ़वाल वंश के चंद्रदेव नामक व्यक्ति ने कन्नौज पर अधिकार किया। तो गढ़वाल वंश का शासन होता है, और कन्नौज पर अधिकार किसने शासन किया? तो इस वंश के शासक चंद्रदेव ने क्या किया? कन्नौज पर शासन करना शुरू किया। ये गढ़वाल वंश का संबंधित राजा था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गोविंद चंद्र। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक के बारे में पूछे, जो गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था। इसने अपना साम्राज्य जो है, अपनी साम्राज्य का सीमा उत्तर प्रदेश से बढ़ा करके, उत्तर प्रदेश तक तो था ही, उत्तर प्रदेश से बढ़ा करके अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ा करके उत्तर प्रदेश से मगध के क्षेत्र पर विस्तार किया, और साथ ही साथ मालवा जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ तक इन्होंने क्या किया? विस्तार किया। ठीक, याद रखिएगा कि गोविंद चंद्र के बारे में ये पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा कि जो ये गोविंद चंद्र हैं, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार, मानी कि गढ़वाल वंश का विस्तार जो किया है, वो मगध और कहाँ तक? मालवा तक, यानी कि बिहार और मध्य प्रदेश तक इन्होंने अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाया। किसने? गोविंद चंद्र ने। अब इनके बारे में जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं? जो गढ़वाल वंश है, गढ़वाल वंश की जानकारी के स्रोत मिलते हैं गोविंद चंद्र के वाराणसी का ताम्रपत्राभिलेख। कहाँ से? जो वाराणसी का ताम्रपत्राभिलेख है गोविंद चंद्र का, यहाँ से गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, गोविंद चंद्र के वाराणसी का ताम्रपत्राभिलेख। अगर ये पूछ ले कि गोविंद चंद्र का ताम्रपत्राभिलेख कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है वाराणसी में। उसके बाद दूसरा जो स्रोत है वो कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख से भी इनके बारे में, गढ़वालों के बारे में जानकारी मिलती है।
गोविंद चंद्र की पत्नी, गोविंद चंद्र कौन है? यही है गोविंद चंद्र, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से बढ़ा करके अपने सीमा को बिहार और मध्य प्रदेश तक किया था। तो गोविंद चंद्र की पत्नी लक्ष्मीधर, इन्होंने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा है। तो याद रखिएगा, याद रखने वाली चीज़ है कि ये जो लक्ष्मीधर हैं किसकी पत्नी है? गोविंद चंद्र की। गोविंद चंद्र कौन है? गढ़वाल वंश के राजा हैं। ठीक है, गढ़वाल वंश के राजा है गोविंद चंद्र, इनकी पत्नी है लक्ष्मीधर। इन्होंने कृत्य कल्पतरु नामक एक ग्रंथ लिखा है, याद रखिएगा। तो कभी सीधा सीधा ये पूछ ले कि कृत्य कल्पतरु ग्रंथ किसने लिखा है, तो लक्ष्मीधर ने लिखा है, याद रखिए। आगे बात करें तो युवराज रहते हुए गोविंद चंद्र ने गजनी के शासक महमूद तृतीय को पराजित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। गजनी यानी कि जो कि अफगानिस्तान में है, इसके शासक महमूद तृतीय को पराजित किया था युवराज रहते हुए गोविंद चंद्र ने। तुर्कों से काशी की रक्षा करने के कारण, तुर्कों से इन्होंने काशी की रक्षा की, इसके कारण कुमार देवी इनकी पत्नी थी। कुमार देवी ने अपने सारनाथ अभिलेख में इसको हरि का अवतार कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। हरि का अवतार सारनाथ अभिलेख में किसको कहा गया है? तो गोविंद चंद्र को कहा गया है। गोविंद चंद्र को कहा गया है हरि का अवतार। किस लिए इनको हरि का अवतार कहा गया है? ये काशी की रक्षा करने के लिए हरि का अवतार कहा गया है। तुर्कों से इन्होंने काशी की रक्षा की, इसलिए इनको हरि का अवतार कहा गया है। कुमार देवी ने अपने सारनाथ के अभिलेख में इनको हरि का अवतार कहा है। गढ़वाल नरेशों को काशी नरेश कहा जाता था। तो ये पूछ ले कभी कि काशी नरेश किन के राजाओं को कहा जाता था? तो गढ़वाल वंश के राजाओं को काशी नरेश के नाम से जाना जाता था। गढ़वाल वंश का अंतिम राजा कौन था? जयचंद था। गढ़वाल वंश का अंतिम राजा जयचंद था, जिसने 1170 से 1193 तक ये शासन किया था। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे करिएगा 1194, अभी आएगा 1193 करिएगा, ठीक है। अभी सामने आ रहा है तो हम लोग देखेंगे क्यों सही करना है। देखिए, जयचंद क्या था? गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। दिल्ली और अजमेर के जो चौहान नरेश थे, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था, इन्हीं के समकालीन थे। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। जो दिल्ली अजमेर के शासक जो चौहान नरेश थे, चौहान नरेश पृथ्वीराज द्वितीय या पृथ्वीराज चौहान का ये समकालीन था। कौन? जयचंद, याद रखिएगा। इनका दरबारी कवि कौन है? जो जयचंद हैं, इनके दरबारी कवि जो कि महान दार्शनिक और संस्कृत कवि थे, इनका नाम था श्री हर्ष। जो दरबारी कवि हैं, जयचंद के दरबारी कवि कौन है? श्री हर्ष, याद रखिएगा। जयचंद के दरबारी कवि थे कौन? श्री हर्ष। इनकी रचना नैषधा चरित, इनकी जो रचना है उनका नाम है, इसकी रचना का नाम नैषधा चरित, इनकी रचना का नाम है, याद रखिएगा। क्या नाम है इसकी रचना का? नैषधा चरित। कई बार पढ़ लीजिए, नैषधा चरित, इसका नाम है किसकी रचना का? श्री हर्ष की रचना। श्री हर्ष कौन थे? ये थे जयचंद के दरबारी कवि। जयचंद कौन थे? गढ़वाल के अंतिम राजा थे। तो गढ़वाल के अंतिम राजा जयचंद के दरबारी कवि श्री हर्ष ने लिखा था नैषधा चरित की रचना की थी, याद रखिएगा। सबसे अंतिम पॉइंट इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, चंदावर का युद्ध हुआ था 1193 में, याद रखिएगा। यहाँ पर 94, कहीं कहीं आपको 94 भी मिलेगा। 94 जो 1194 है ये भी मिलेगा कहीं कहीं, लेकिन वो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो अंतिम पॉइंट की बात करें तो इसने क्या किया कि इन्होंने चंदावर का युद्ध लड़ा और ये मोहम्मद गोरी से पराजित हो गए। तो ये कब हुआ था चंदावर का युद्ध? याद रखिएगा, ये युद्ध हुआ था 1193 में। 1193 में हुए चंदावर के युद्ध में क्या हुआ? मोहम्मद गोरी से ये पराजित हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, चंदावर का युद्ध 1193 में हुआ और इस युद्ध में क्या हुआ? जयचंद पराजित हुआ मोहम्मद गोरी से। आगे बात करेंगे हम लोग चंदेल वंश के बारे में, जो कि गुप्तोत्तर काल में ये महत्वपूर्ण वंश था, चंदेल वंश। तो चंदेल वंश का उदय बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम ये जेजा कुभुक्ति
जेजा कुभुक्ति याद रखिएगा महत्वपूर्ण तरीके से, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? जेजा कुभुक्ति इसका प्राचीन नाम है। तो चंदेल वंश का जो प्रारंभ हुआ था, चंदेल वंश किस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे? ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र पर चंदेल वंश शासन कर रहे थे, याद रखिएगा। अगली पॉइंट है, इनकी जानकारी के जो स्रोत है, यूपी से मिले हुए जो स्रोत हैं इनकी जानकारी के, उनमें जो प्रमुख है ये नन्यौरा अभिलेख। नन्यौरा अभिलेख कहाँ से मिला है? हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मिला है नन्यौरा अभिलेख। तो कभी अगर आपसे सवाल पूछे कि नन्यौरा अभिलेख कहाँ से मिला हुआ है, तो आपको क्या बताना है? उत्तर प्रदेश हमीरपुर से मिला है नन्यौरा अभिलेख। महोबा के किले की दीवार पर अंकित लेख से भी क्या मिलता है? चंदेलों के बारे में जानकारी मिलती है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? इस वंश का सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन था। महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा यशोवर्मन को। यह एक साम्राज्यवादी शासक था, मतलब विस्तारवादी, एक तरह से मान लीजिए साम्राज्य का विस्तार करने वाला शासक था। बात करें, सर्वप्रथम कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहार वंश को प्रायः समाप्त कर दिया। प्रायः समाप्त कर दिया मतलब कि पूरी तरह से प्रतिहार वंश समाप्त नहीं हुए थे, मतलब कि लेकिन लगभग मान लीजिए समाप्ति की ओर ही बढ़ गए थे। तो सर्वप्रथम कन्नौज पर इन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करके प्रतिहार वंश को प्रायः समाप्त कर दिया। इसके बाद इसके बारे में जानकारी मिलती है कि राष्ट्रकूटों से कालिंजर छीन लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रकूटों से कालिंजर छीनने वाला राजा कौन था? यशोवर्मन। यशोवर्मन कालिंजर को छीन लिया, किससे? राष्ट्रकूटों से। इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कालिंजर थी। बाद में राजा धंग, इसके अगले राजा आते हैं राजा धंग या धंगराज आते हैं, धंगराज या राजा धंग, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इन्होंने खजुराहो को अपना राजधानी बनाया, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कालिंजर, क्योंकि कालिंजर को सर्वप्रथम कन्नौज पर आक्रमण करके प्रतिहार वंश से प्राप्त कर दिए थे। ये तो मान लीजिए कन्नौज को प्राप्त किया है, और कहाँ? कालिंजर राष्ट्रकूटों से इन्होंने छीना है। किसने? यशोवर्मन में। यशोवर्मन ने कालिंजर को छीन लिया है, किससे? राष्ट्रकूटों से, और इसकी प्रारंभिक राजधानी बना दी है कालिंजर को अपनी। बाद में राजा धंग आते हैं या धंगराज आते हैं, तो इन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। आगे बात करें तो अंतिम रूप से प्रतिहारों को समाप्त किसने किया? धंगराजन, राजधंग या राजा धंग या धंगराज ने। इसके जो जिन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाई है, उन्होंने क्या किया है? प्रतिहारों को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया है। तो कभी आपसे पूछे कि प्रतिहारों को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला राजा कौन था? तो राजा धंग। तत्पश्चात कन्नौज पर इनका आधिपत्य हो गया। तो कन्नौज पर इनका पूरी तरह से आधिपत्य हो गया। धंगदेव के समय में ही खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर का निर्माण जो हुआ है, इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन, चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में निवास करते थे। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में कौन निवास करते थे? ये कृषि मित्र निवास करते थे। कृष्ण मित्र निवास करते थे। किनके राज्यसभा में? ये चंदेल शासक कीर्तिवर्मन। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में कृष्ण मित्र निवास करते थे। इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। प्रबोध चंद्रोदय, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा कि प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने की? कृष्ण मित्र ने की थी। कृष्ण मित्र कौन थे? ये कीर्तिवर्मन के राज्यसभा में निवास करते थे। चंदेल वंश का अंतिम महान शासक कौन था? ये परमर्दिदेव था। चंदेल वंश का अंतिम महान शासक परमर्दिदेव था। परमर्दिदेव के बारे में दो चीज़ें हमें देखनी है कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया था, और यहीं पे इसका अंत हो गया। इससे पहले अगर बात करें तो आल्हा उदल नाम के दो सेनानायक इसी के शासनकाल में रहते थे। ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है कि जो परमर्दिदेव है, परमर्दिदेव के दरबार में ही दो सेनानायक आल्हा उदल रहा करते थे। इनको कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया था, ये चीज़ भी याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा समाप्त होता है प्राचीन उत्तर प्रदेश का इतिहास। अब हम लोग अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन उत्तर प्रदेश का इतिहास, और इसी प्रकार से आधुनिक उत्तर प्रदेश के इतिहास को कवर करते हुए भूगोल की तरफ बढ़ेंगे। तो बने रहिए आप हमारे इस श्रृंखला में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।